इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज 14 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी देखें और आप सभी इस वीडियो को सीरीज से देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका पूरा पॉलिटी क्लियर होगा। तो इसलिए आप सभी इसे सीरीज से देखें, पीछे के भी वीडियो अवश्य देखते रहें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग लोकसभा देखे थे, तो आज राज्यसभा देखेंगे, क्योंकि जो है वो संसद के 2 सदन होती है, जिसमें एक लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को अलोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा जो है वो जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि उसमें जाते हैं, जबकि राज्यसभा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर यहाँ सदस्य जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से यहाँ सदस्य होते हैं। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज का प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राज्यों के विधानसभा द्वारा। यानी कि राज्यसभा के सदस्य को राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो हर राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा में जो लोग विधायक जो रहते हैं, एमएलए रहते हैं, उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे चुनकर जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, इसे भंग कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। इसमें जो है हमेशा सदस्य बने रहते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर यहाँ पे रिटायर करते हैं और उतना ही उसमें चुन लिए जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होती है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछे तो इसका कार्यकाल कोई नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जैसे हम लोग देखे थे कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो होती है वो 5 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल होते हैं। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होती है, जबकि अगर बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होगा, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, किसी के पास पावर नहीं है राज्यसभा को भंग करने के लिए। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई थी। तो राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री मनोनीत की गई थी, वह थी नरगिस दत्त। ध्यान रखेंगे, नरगिस दत्त जो है वो प्रथम अभिनेत्री के रूप में राज्यसभा में मनोनीत हुई थी, क्योंकि राज्यसभा में वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं रहता है, वैसे लोगों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को मनोनयन किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत उसे रिक्त किया गया, क्योंकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, जिसे समाप्त किया गया। तो इस तरह से लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 ही है और मैक्सिमम 550 हो सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो अभी हम लोग करेंट में देखे थे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया था। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, यानी कि उसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि एकमात्र ऐसा सदन है राज्यसभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखेंगे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न तरह से पूछता है, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होगा। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होती है।
एक क्वेश्चन देगा कि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल क्या होगा, तो उपसभापति राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदन के सदस्यों में से ही एक सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होती है, तो उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष होगी, ध्यान रखेंगे। बल्कि अगर सभापति दे तो 5 वर्ष, क्योंकि वह देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, यानी कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति जो होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसका आंसर राज्यसभा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है, तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या क्या है, यानी कि राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या कितनी है, तो 250, यानी कि 250 सदस्य राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और 245 में से ध्यान रखेंगे कि आपका जो है 245 में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत किए हैं और 233 जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होकर गए हैं। तो इस तरह से राज्यसभा में कुल सदस्य अधिकतम सदस्यों की संख्या अभी 250, लेकिन वर्तमान में 245 है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो राज्यसभा का गठन जो है वो सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1952 में राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, यानी कि संसद का अंग नहीं है, तो ध्यान रखेंगे संसद के जो है वो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसके अंग नहीं होते हैं, यानी कि संसद के अंग 3 हुए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति इसके अंग नहीं है। जबकि संसद के सदन पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं और कौन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो शून्यकाल जो है वो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भारत का मौलिक देन है। तो शून्यकाल भारत का मौलिक देन है, ध्यान रखेंगे, ये किसी देश से लिया नहीं गया है बल्कि भारत का ये मौलिक देन है। ये इसका समय जो है वो 12 बजे से 1 बजे तक रहती है, ध्यान रखेंगे। इस समय लोग जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी वर्तमान में, और राज्यसभा में मैक्सिमम 7 प्रश्न पूछा जा सकता है शून्यकाल के दौरान। तो प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल का होता है। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 शून्यकाल होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि, तो इसका अवधि 1 घंटा का होता है, ध्यान रखेंगे। 12 से 1 का समय जो होता है वो शून्यकाल का समय होता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है, तो संसद में शून्यकाल का समय क्या है, तो दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, यानी कि 12 से 1 बजे तक आपका शून्यकाल का समय होता है, ध्यान रखेंगे, 12 से 1 बजे तक। और वही अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, यानी कि स्टार्टिंग में 11 से 12 प्रश्नकाल होती है और 12 से 1 में आपका शून्यकाल का समय होता है, और ये भारत का मौलिक देन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, यानी कि धन विधेयक को कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो कोई भी धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसको जानते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या नहीं, इसकी जांच लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा अगर पारित करती है तो फिर ये राज्यसभा जाती है, राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर वो 14 दिन के अंदर पारित कर देती है तो ठीक है, नहीं तो उसी रूप में लोकसभा पारित कर देती है जिस रूप में वो पहले पारित की थी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इस विधेयक से संबंधित लोकसभा को पावर ज़्यादा दिया गया है। अगला प्रश्न,
अनुच्छेद तो आज भी जो है आपके लिए 5 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज जो है वो 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 79, तो इसमें संसद का गठन है, तो संसद का गठन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना, राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 यानी कि राज्यसभा के बारे में टोटल संरचना कितने सदस्य हैं क्या है अभी हम बताएं भी। 81 में है लोकसभा का संरचना, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। 79 में है संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का संरचना। 83 एक है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यानी कि राज्यसभा एक कैसा सदन है, तो एक अस्थाई सदन है। और 83 एक में ध्यान रखेंगे राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यानी कि इसे कोई भंग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र 17वां एवं विघटन, संसद के सत्र 17वां एवं विघटन अनुच्छेद 85 में है। तो सत्र 17वां एवं विघटन यानी कि सत्र बुलाया जाता है, 17वां किया जाता है और विघटन ये सब पावर राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो आर्टिकल 85 में ये सारा पावर जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये 5 अनुच्छेद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग 5-5 करके अभी जो है वो अनुच्छेद 85 तक पहुंच चुके हैं और 60 अनुच्छेद कर लिए। तो ऐसे ही आप सभी जो है वो थोड़े थोड़े अनुच्छेद को करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको किसी तरह के अनुच्छेद से जो है प्रश्न नहीं छूटेंगे परीक्षा में, तो आप सभी करते रहें और क्लास को शेयर करें। आप सभी को बार बार कहते हैं कि क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें। और आज आपके लिए तो सवाल हमारा जवाब आपका मैं स्वागत करता हूं। और कल का प्रश्न था कि किस बात के फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरुवारी समिति 1960 में आया था और उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि उद्देशिका संविधान की हिस्सा नहीं है। पहले मैं करवा चुका हूँ जो है वो पॉलिटी सीरीज 2 या 3 में जो है बताया गया है इस क्वेश्चन को। तो आप सभी को बार बार बोलते हैं कि पीछे के क्वेश्चन देख वीडियो को रिवाइज करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और फिर जाकर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को मानना पड़ा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो इस तरह से जो है सारे पॉइंट को डिटेल से वहाँ बताया गया है, आप ध्यान रखेंगे। और आज का प्रश्न है के लिए सवाल हमारा जवाब आपका में कि भारतीय संविधान कैसा है, यानी कि भारतीय संविधान कैसा है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो मुझे इंतजार रहता है आप सभी आंसर करें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।